आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है आर्तव चक्र या मेस्ट्रुअल साइकिल, जिसको हम शॉर्ट में MCB कहते हैं या इसको माहवारी या रजोधर्म या रज चक्र भी कहते हैं। तो आखिर ये आर्तव चक्र होता क्या है? तो होता क्या है कि जो नर होते हैं उनमें शुक्र जनन की प्रक्रिया अर्थात शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया निरंतर जारी रहती है। लगातार उनमें शुक्राणु का निर्माण होता रहता है। लेकिन मादा में क्या होता है? मादा में एक विशेष जनन चक्र में ही अंडाणु का निर्माण होता है और इस जनन चक्र को हम कहते हैं मेस्ट्रुअल साइकिल या MC। एक निश्चित जनन चक्र होता है। ये जनन चक्र है वो हर महीने प्रत्येक महीने चलता है और ये चक्र लगभग 28 दिन का होता है। तो इस 28 दिन की अवधि में ही अंडाणु का निर्माण होता है और बहुत सारे मादा के अंडाशय या गर्भाशय के अंदर बहुत सारे परिवर्तन भी होते हैं। तो उनमें 28 दिन का औसतन 28-29 भी हो सकते हैं, लेकिन औसतन 28 दिन का एक साइकिल चलता है जिसको हम मेस्ट्रुअल साइकिल या आर्तव चक्र कहते हैं। अब इस 28 दिन के पीरियड में आखिर होता क्या है? तो हम अगर इस 28 से पूरे एक पीरियड को देखें, पूरा मंथ को देखें, तो इसमें हर एक अलग अलग चरणों में अलग अलग परिवर्तन होते हैं। तो इस 28 दिनों में होता क्या है? तो देखिए कहाँ कहाँ इसके मादा के अंदर चेंजेस होते हैं। तो ये है गर्भाशय और ये है यहाँ पर अंडाशय। अपने बार इसको देख लेते हैं। तो अब गर्भाशय के आपको इसकी दीवारें बताई थी कि सबसे बाहरी परत जो होती है वो तो होती है इसकी एपीमेट्रियम। अंदर वाली जो मांसपेशियों की जो लेयर बनी थी उसको हमने कहा था मायोमेट्रियम। और सबसे अंदर की जो परत होती है वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट लेयर जिसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियम या अंतःस्तर। तो ये अंदर वाली होती है, ये कहलाता है अंतःस्तर या एंडोमेट्रियम। अब इस एंडोमेट्रियम में इसके एक्चुअल होता क्या है एंडोमेट्रियम में कि इसके भी दो लेयर होती है। जैसे एंडोमेट्रियम जो होती है उसकी दो परतें होती है इस तरह से। एक जो ऊपर परत होती है उसको तो हम बोलेंगे स्ट्रेटम फंक्शनलिस और इसके ठीक नीचे की जो परत होगी वो कहलाएगी स्ट्रेटम बेसिलिस। ये दो परतें होगी। ये जो फंक्शनलिस होगा ये एक स्थायी स्तर होगा, अस्थायी स्तर, और जो बेसिलस होगा वो स्थायी स्तर होगा। यानी अंतः स्तर भी इसके अंदर दो पतले इसके अंदर लेयर होती है जिसको स्ट्रेटम फंक्शनलिस या स्ट्रेटम बेसिलस बोलते हैं। तो होता क्या है, अब जैसे ये 28 दिन का चक्र है तो एक तो इस गर्भाशय में और एक इस अंडाशय के अंदर, और साथ ही हार्मोन में भी परिवर्तन होते हैं। तो इन दोनों में क्या क्या परिवर्तन होते हैं देखिए, 1 से लेकर 5, फिर 6 से 13, देखिए 1 से 5, फिर 6 से 13, फिर 14वां दिन, और फिर 15 से लेकर 28 दिन। ये कुछ इसके अंदर अपन स्टेप बनाएंगे। तो होता क्या है कि फर्स्ट डे जब मेस्ट्रुअल साइकिल चलता है तो लगभग 5 दिन तक थ्रू द योनि रक्त का स्राव होता है। और वो रक्त का स्राव कहाँ से होता है? जैसे ये फिर बाहर जाके योनि के अंदर खुलता है ये गर्भाशय। तो रक्तस्राव में क्या होता है, ये लगभग 2-3 दिन यानी 2 से 5 दिन तक ये अवस्था चलती है। तो इसमें क्या होता है, ये जो एंडोमेट्रियम की जो स्ट्रेटम फंक्शनलिस होती है, स्ट्रेटम फंक्शनलिस, ये स्तर जो होता है ये अस्थायी स्तर होता है। तो ये स्तर क्या होता है, धीरे धीरे यहाँ से हटने लगता है और ये यहाँ से हटकर कटकर या नष्ट हो जाएगा। और इसके अंदर जो रुधिरवाहिनियाँ होगी वो भी नष्ट हो जाएगी, तो उनका रुधिर है वो बाहर निकल जाएगा। और रुधिर के साथ ही ये स्ट्रेटम फंक्शनल यानी एंडोमेट्रियम का ये जो स्तर होता है ये थ्रू द योनि बाहर निकलने लगता है और एक गाढ़ा डार्क कलर का ब्लड थ्रू द योनि बाहर आता है। तो उसमें क्या क्या होते हैं, उसमें एंडोमेट्रियम का एक स्तर होता है स्ट्रेटम फंक्शनलिस। एंडोमेट्रियम की जो रक्त केशिकाएँ थी उसका जो रक्त था होता है, और इसके अंदर जो कुछ ग्रंथियाँ होती है श्लेष्मा ग्रंथियाँ वो भी फट जाती है। तो इसके अंदर श्लेष्मा रक्त और ये एंडोमेट्रियम मुख्यतः इस स्राव के अंदर होते हैं जो कि लगभग 2 से 5 दिन तक चलता है। फिर क्या होता है, और इसी समय अंडाशय के अंदर क्या परिवर्तन होता है, अंडाशय के अंदर जो प्रारंभिक पुटक है वो प्राथमिक पुटक में कन्वर्ट होता रहता है। फिर
द्वितीयक पुटक में, फिर तृतीयक पुटक में, इस तरह से ये कन्वर्ट होता रहता है, फिर परिपक्व पुटक में अंदर। तो ये 1 से 5 दिन तक तो ये पता चलता है कि गर्भाशय के थ्रू द योनि ब्लड का स्राव हो रहा है। तो इस अवस्था को अपन बोलेंगे रक्तस्राव या आर्तव प्रावस्था। फिर 6 से 13 दिन तक क्या होने वाला है, ये ब्लड आना है वो बंद हो जाएगा। तो फिर धीरे धीरे ये पूरी जब एंडोमेट्रियम हट जाएगी तो फिर वापस 6 डे से लेकर धीरे धीरे ये एंडोमेट्रियम वापस नई न्यू एंडोमेट्रियम बनना शुरू हो जाती है। पहले तो 1 से 5 दिन तक बाहर आ जाएगी, फिर न्यू एंडोमेट्रियम बनना चालू होगी, वो धीरे धीरे वापस एंडोमेट्रियम बनना शुरू हो जाएगी। और ये काम होगा 6 से आगे आगे 6 डे से आगे ये काम होने वाला है। और इसी समय यहाँ पर जो अंडाशय के अंदर जो पुटक होते हैं वो परिपक्व होना चालू हो जाते हैं 13 दिन तक, और 13वें दिन तक पूरी तरह से है वो अंडाशय पुटक वो परिपक्व हो जाते हैं। अब 14 दिन क्या होता है, 14 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है अंडाशय के अंदर। इस अंडाशय से जो परिपक्व पुटक वो फट जाता है और उससे अंडाणु है वो बाहर निकल जाता है। ये प्रक्रिया होती है 14 दिन। इसी को हम कहेंगे अंडोत्सर्ग, अंडोत्सर्ग। और इससे पहले की अवस्था को अपन कहेंगे पुट्टिकीय प्रावस्था। पुट्टिकीय प्रावस्था का मतलब होता है इसमें पुटक परिपक्व होंगे और गर्भाशय के एंडोमेट्रियम पुनः बनने लगेगी। और फिर नेक्स्ट 14 दिन से आगे क्या होने वाला है कि ये जैसे ये अंडाणु है ये धीरे धीरे इस एम्पुला में आएगा। अगर यहाँ पर शुक्राणु आ रहा है तो इसको निषेचित कर देगा। निश्चित तो यहाँ पर निषेचन हो गया मान लीजिए, और निषेचन होने के पश्चात जो ये पुटक कोशिकाएँ फटी हुई ये यहाँ पर कार्पस ल्यूटेम बना लेगी, और कार्पस ल्यूटेम बनाकर प्रोजेस्टेरोन का स्राव, एस्ट्रोजन का स्राव बढ़ जाएगा और इधर निषेचन हो जाएगा। फिर निषेचन होने के पश्चात ये भ्रूण का रोपण यहाँ पर कर दिया जाएगा। यदि निषेचन नहीं होता है तो क्या होता है, ये अंडाणु नष्ट हो जाता है, कार्पस ल्यूटियम कार्पस एल्बिकेंस में बदल जाता है और फिर से नया एक साइकिल शुरू हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर इनको कंट्रोल कौन कर रहा है। तो देखिए होता क्या है कि पीयूष ग्रंथि जो होती है, पीयूष ग्रंथि, उस पीयूष ग्रंथि से 2 हार्मोन आते हैं FSH व LH। ये स्रावित होते हैं। तो ये FSH क्या करेगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये फॉलिकल की वृद्धि करेगा। LH ये अंडोत्सर्ग को प्रेरित करेगा। तो ये दोनों हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं और इनके हार्मोन से अंडाशय के पुटक ग्रोथ करते रहते हैं और अंडोत्सर्ग हो जाएगा, और जो बाकी की जो इसके अंदर रुधिर वाहिनियाँ हैं वो अच्छी तरह से निर्मित होने लग जाएगी। फिर इनके प्रभाव से फिर जैसे पुटक वृद्धि करेंगे तो जो पुटक की जो इंटरना है, थिका इंटरना, वो एस्ट्रोजन का स्राव करने लग जाएगी और फिर ये साइकिल है वो आगे की तरफ चलेगा। तो देखिए इसको अपन पढ़ लेते हैं फटाफट। आर्तव प्रावस्था या मेस्ट्रो साइकिल या MC इसको बोलते हैं। इसको मासिक धर्म भी बोलते हैं या माहवारी भी कहते हैं, रज चक्र भी कहते हैं या रजोधर्म भी कहते हैं, और इसको पीरियड्स भी बोलते हैं कि ये पीरियड्स आए हैं। तो पीरियड्स या रजोधर्म या रज चक्र या माहवारी या मासिक धर्म, इनको अपन सबको एक ही स्थिति के अंदर यूज करते हैं। तो शॉर्ट में इसको अपन MC बोलते हैं, आर्तव चक्र। तो देखिए नर में शुक्राणु के निर्माण निरंतर जारी रहता है, लेकिन मादा में अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया हर महीने एक विशेष जनन चक्र में संपन्न होती है, जिसे आर्तव चक्र कहते हैं। तो एक विशेष जनन चक्र होगा जिसको अपन आर्तव चक्र या मेस्ट्रुअल साइकिल या MC कहेंगे। तो प्राइमेट्स, इसकी परिभाषा हो जाएगी प्राइमेट जो बंदर या कपी या मानव, दो हम प्राइमेट और नॉन प्राइमेट होते हैं। तो नॉन प्राइमेट्स में तो आर्तव चक्र नहीं चलता, उनमें मध्य चक्र चलता है। तो प्राइमेट्स जो होते हैं जैसे बंदर, कपी, गोरिल्ला, चिंपैंजी या मानव, तो इनमें क्या होता है, इनकी जो मादाएं होती है उनमें ये जनन चक्र पाया जाता है। इसको हम आर्तव चक्र या मासिक धर्म या माहवारी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्राइमेट मादाओं में पाए जाने वाले जनन चक्र को आर्तव चक्र या मासिक धर्म या माहवारी कहते हैं। आर्तव चक्र के दौरान हार्मोन का निर्माण होता है, गर्भाशय का निर्माण होता है। गर्भाशय का निर्माण क्या है, गर्भाशय में परिवर्तन होते हैं और अंडाशय की संरचना के अंदर अनेक तरह के परिवर्तन होंगे। तो गर्भाशय का मतलब एंडोमेट्रियम बनेगी उसकी। तो इसमें जो आर्तव चक्र मेस्ट्रो साइकिल चलेगा 28 दिन का, उसमें बहुत सारे चेंज होने वाले हैं। तो वो हार्मोन में भी चेंज होंगे, तो गर्भाशय की संरचना में भी चेंज आने वाले हैं और अंडाशय की संरचना में भी चेंज आने वाले हैं। तो गर्भाशय की संरचना में तो हमने देखे थे एंडोमेट्रियम वापस कट के बाहर आती है, नष्ट होकर फिर नई बनना चालू होती है। फिर नेक्स्ट मंथ में 2 से 5 दिन के लिए फिर हटकर वापस बाहर आ जाती है, फिर नई बनती है। और अंडाशय के अंदर क्या होते हैं, हर महीने जो प्रारंभिक पुटक है वो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीय परिपक्व पुटक में बदलते रहते हैं और अंडोत्सर्ग होता है।
देखिए स्त्रियों में आर्तव चक्र लगभग 28 दिन का होता है। इस 28 दिन में क्या क्या हो रहा है, तो देखिए रज्जो दर्शन, और एक अपन टॉपिक को लेते हैं रज्जो दर्शन, जिसको मेनार्की तथा रज्जो निर्वर्ती मिनोपोज होता क्या है। तो रज्जो दर्शन ये है फर्स्ट पीरियड, और रज्जो निर्वर्ती का मतलब होता है पीरियड का स्टॉप होना, पीरियड बिल्कुल स्टॉप हो जाते हैं इस समय। तो देखिए स्त्रियों में प्रथम बार, पहली बार आर्तव चक्र की शुरुआत लगभग 12 से 14 वर्ष की आयु में हो जाती है। जो स्त्रियां होती है, लड़कियां, उनके अंदर प्रथम बार मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत 12 से 14 वर्ष की आयु में हो जाती है। अतः प्रथम बार आए आर्तव चक्र को या रज चक्र को रज्जोदर्शन मेनार्की कहते हैं। तो पहली बार जब ब्लीडिंग होती है या रक्तस्राव होता है तो इसका मतलब है जो एमसी है वो स्टार्ट हो चुका है और गर्भाशय और अंडाशय के अंदर चेंजेस शुरू हो गए हैं। तो ये तो कहलाता है मेनार्की या रज्जोदर्शन, पहली बार, मतलब इसको अपन कहेंगे फर्स्ट पीरियड। क्या कहेंगे इसको? फर्स्ट पीरियड कह देंगे। पहली बार जब पीरियड आता है तो उसको अपन रज्जोदर्शन या मेनार्की कहते हैं। स्त्रियों में आर्तव चक्र लगभग 50 वर्ष की आयु के बाद बंद हो जाता है। यानी 50 वर्ष की आयु 12 से 14 में शुरू हुआ, 50 वर्ष की आयु में बंद हो गया, तब इसे में रज्जो निर्वर्ती या मीनोपोज कहते हैं। रज्जो निर्वर्ती का मतलब है रज्जो से निर्वर्त होगी, मतलब मीनोपोज हो गया, वहाँ पर एमसी बंद हो गया है, और एमसी बंद होने के पश्चात जनन करना संभव नहीं है। तो कहने का मतलब है एक स्त्री या मादा 12 जब प्रथम बार रज्जो दर्शन होता है, रज्जो निर्वृत्ति के बीच का जो आयु होती है, मतलब मान लें अपन 12 की उम्र में देखें और फिर 50 वर्ष की, तो बीच के अंदर जो 38 साल है, या 14 देखें तो 36 साल हो जाएगी, तो 36-38 साल के अंदर अंदर ही जनन करना संभव होता है। तो 50 वर्ष की आयु में जब बंद हो गया तो इसको अपन रज्जो निवृत्ति या मेनोपॉज कह रहे हैं। अतः हम क्या कह सकते हैं, रज्जो दर्शन से लेकर रज्जो निवृत्ति तक की अवधि सामान्य जनन अवधि का सूचक है। सामान्य जनन अवधि का मतलब हो गया इसमें ही जनन किया जा सकता है, बच्चे उत्पन्न किए जा सकते हैं। रज्जो दर्शन से लेकर रज्जो निवृत्ति तक, रज्जो निवृत्ति के बाद में जनन चक्र बंद हो जाते हैं, अंडाणु का निर्माण बंद हो जाता है। तो इस अवस्था के अंदर जनन संभव है। तो हम क्या कह सकते हैं, सामान्य जनन अवधि कितनी होती है, रज्जो निर्वर्ती आयु में से रज्जो दर्शन की आयु घटा दे तो जो बीच का आता है 36-38 साल, उसमें जनन संभव होता है। तो देखिए ये था रज्जो दर्शन और रज्जो निर्वर्ती, इसको मेनार्की या मेनोपेज कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, पहली बार एमसी का शुरू होना रज्जो दर्शन है, और 50 वर्ष की उम्र में मेस्ट्रुअल साइकिल का बंद होना रज्जो निर्वर्ती या मेनोपोज होता है, और इनका बीच का समय है वो सामान्य जनन अवधि होती है। अब पढ़ लेते हैं आर्तव चक्र की जो प्रावस्थाएं होती है वो कौन कौन सी है। तो हमने आर्तव चक्र को हमने कहा था कि ये 28 दिन का होता है, 128 डेज़ का ये एक साइकिल होता है। इस 28 दिन को अलग अलग भागों में बांटा गया है, लगभग 4 भागों में इसको बांटा गया है। अब हर चरण के अंदर गर्भाशय में, अंडाशय के अंदर अलग अलग तरह के परिवर्तन होते हैं। तो एक आर्तव चक्र को निम्न प्रावस्थाओं में विभक्त किया गया है। तो देखिए पहली प्रावस्था है आर्तव प्रावस्था, जिसको मेस्ट्रुअल फेज कहते हैं। ये आर्तव चक्र की शुरुआत होती है और ये 3 से 5 दिन तक रहता है। 3, 4, 5, 2 दिन, 2 तो थोड़ा नॉर्मल हो जाता है, लेकिन 3, 4, 5 की स्थिति ये रह सकता है आर्तव प्रावस्था। दूसरी इसकी अवस्था होती है पुटकीय प्रावस्था, फोलिकुलर फेज। फोलिकुलर फेज में होता ये चलती है 6 से लेकर 13 दिन तक। देखो 3 से 5 तक तो ये चल गई, और 6 से लेकर 13 दिन तक चलती है पुटकीय प्रावस्था, जिसको फोलिकुलर फेज भी कहते हैं। इसमें एक नाम से स्पष्ट, इस प्रावस्था में तो क्या होगा, फर्स्ट में तो आवर्त प्रावस्था में तो क्या होगा, रक्तस्राव होगा, थ्रू द योनि ब्लड निकलेगा। और यहाँ पर पुटकीय प्रावस्था में क्या होने वाला है, अंडाशय के अंदर जो छोटे छोटे पुटक होते हैं वो परिपक्व होना शुरू हो जाते हैं, और प्रारंभिक पुटक का परिपक्व पुटक बनने में इतना टाइम लग जाता है, 6 से लेकर 13 दिन तक ये काम होता है। और इसी के साथ गर्भाशय के अंदर क्या हो रहा है, गर्भाशय के अंदर एंडोमेट्रियम वापस बन रही है। अंडोत्सर्ग प्रावस्था में क्या होता है, ये 14वें दिन होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखने वाली बात है। इसको ओव्यूलेटरी फेज कहते हैं। इससे परिपक्व पुटक से अंडाणु बाहर आ जाता है।
तो ये घटना होती है 14वें दिन लगभग। और इसके बाद में पीत पिंड प्रावस्था आती है, लूटियल फेज। पीत पिंड का मतलब होता है इसके अंदर क्या बनता है, कॉर्पस लूटियम बनता है इसके बाद में। तो हमने कहा था कि जो अंडोत्सर्ग होता है उसके बाद के अंदर जो बाकी की जो पुट्ट कोशिकाएं हैं वो वापस एक ग्रंथिल अस्थायी संरचना बना लेती है जिसको अपन कार्पस लूटियम कहते हैं। तो उस स्थिति को अपन कहते हैं लूटियल फेज या पीत पिंड प्रावस्था। पीत का मतलब पीला, पिंड का मतलब एक पिंड सी, तो इसको अपन कहेंगे कार्पस लूटियम। तो ये फिर क्या करेगा, ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन को बढ़ा देगा। तो आगे प्रेगनेंसी जब हो जाती है तब ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का बहुत अधिक स्राव बढ़ा देता है जो कि गर्भावस्था को बनाए रखता है। यह आर्तव चक्र की अंतिम प्रावस्था है और ये लगभग कितने दिन तक चलती है, 15 से लेकर 28 दिन तक। तो कहने का मतलब है फर्स्ट डे से शुरू हुआ तो 5 डे तक एक प्रावस्था हो गई, फिर एक प्रावस्था तो ये हो गई, फिर 6 से लेकर 13 तक एक प्रावस्था ये हो गई, फिर एक पर्टिकुलर एक 14वें दिन एक अंडोत्सर्ग हो गया, और फिर 15 से लेकर 28 दिन तक एक चरण हो गया। तो ये 4 चरण हो जाते हैं, 4 प्रावस्थाएं हो जाती है। फर्स्ट को तो अपन कहेंगे आर्तव प्रावस्था, इसमें रक्तस्राव होगा, इसमें गर्भाशय एंडोमेट्रियम पुनः बनेगी, अंडाशय पुटक परिपक्व होंगे, इसमें अंडोत्सर्ग होगा और इसमें कार्पस लूटियम बनेगा जो कि आगे उसका काम होने वाला है। अब देखिए इसमें एक एक प्रावस्था को अपन फटाफट पढ़ लेते हैं। देखिए फर्स्ट प्रावस्था देखिए आर्तव प्रावस्था। आर्तव प्रावस्था की शुरुआत आर्तव प्रावस्था से होती है, यानी जो आर्तव चक्र है उसकी शुरुआत आर्तव प्रावस्था से होती है। इसमें रक्तस्राव होता है जिसको अपन कह रहे हैं ब्लीडिंग होता है। इसमें गाढ़ा मतलब गहरा डार्क ब्लड बाहर निकलता है वेजाइना के द्वारा। यह प्रावस्था लगभग 3 से 5 दिनों तक चलती है, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। अब इसमें क्या क्या होता है देखो, इस प्रावस्था में गर्भाशय का जो अंत स्तर है एंडोमेट्रियम, इसका जो अस्थायी स्तर है जिसे स्ट्रेटम फंक्शनलिस कह रहे हैं, उसको स्ट्रेटम फंक्शनल कहते हैं, ये नष्ट होकर टूटने लगता है और इसके साथ ही इस अंत स्तर की जो रक्त केशिकाएं हैं और ग्रंथियां वो फट जाती है, वो फट गई और रक्तस्राव शुरू हो जाता है। रक्तस्राव शुरू हो गया तो इस रक्तस्राव में क्या क्या हो जाएगा, इसमें क्या क्या हो जाएगा, अंतः स्तर होगा, प्लस इसमें रक्त होगा और प्लस इसके अंदर श्लेष्मा रहेगा। ये मुख्य 3 इसके अंदर इस रक्तस्राव के अंदर पाई जाएगी और ये 3 से 5 दिन तक ये काम चलता रहेगा, रक्त का स्राव होता रहेगा। रक्त का स्राव क्यों, रक्त में स्राव में क्या क्या होगा, एंडोमेट्रियम जो पूर्व में बन चुकी थी वो वापस हट रही है और इसी के साथ फिर क्या होगा, रक्त के साथ देखो गर्भाशय की जो अंत स्तर है उसकी नष्ट हुई कोशिकाएं श्लेष्मा तरल के रूप में योनि मार्ग द्वारा बाहर आने लगता है, योनि मार्ग द्वारा बाहर आने लगा। इस रक्तस्राव का प्रारंभ, अब ये प्रारंभ क्यों होता है तो उसका कारण है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा में अचानक कमी आने से। जो बहुत ज़्यादा पहले एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बन रहे थे उनमें अचानक से कमी आती है, और अचानक से ये कमी कब आती है, जब निषेचन नहीं होता है। तो ये कमी कब आती है, जब निषेचन नहीं होता है। पूर्व की बात कर रहे हैं अपन, मतलब इससे पहले के साइकिल की, इसमें निषेचन नहीं हो रहा है तो निषेचन नहीं होने की स्थिति में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्राव एकदम कम हो जाता है और रक्तस्राव शुरू हो जाता है। रजोधर्म या आर्तव चक्र तभी आता है जब अंडाणु का निषेचन नहीं होता है। तो जब अंडाणु का निषेचन नहीं होता है तभी ये रजोधर्म या आर्तव चक्र यानी रक्तस्राव होगा। गर्भावस्था मतलब रज चक्र या आर्तव प्रावस्था का आना या रक्तस्राव का होना ये दिखाता है कि गर्भावस्था नहीं हुई है, गर्भधारण नहीं हुआ है। यदि रजोधर्म या आर्तव चक्र की अनुपस्थिति होगी, वो रुक गया, नहीं आ रहा है, तो ये गर्भधारण का संकेत है। इसका मतलब उसका गर्भधारण हो चुका है, उसमें निषेचन हो चुका है। तो रज्जो चक्र का आना हर महीने 3 से 5 दिन, अगर रज्जो चक्र आ रहा है हर महीने तो इसका मतलब गर्भावस्था नहीं हुई है। अगर उसका वो रुक जाता है, उसकी अनुपस्थिति है, तो गर्भधारण का संकेत होता है। यद्यपि ये जो आर्तव चक्र की जो अनुपस्थिति है उसके अन्य कारण भी हो सकते हैं। कोई तनाव हो सकता है, टेंशन, निर्बल स्वास्थ्य का मतलब है दुर्बल स्वास्थ्य हो सकता है, स्वास्थ्य के संबंधी कोई परिभाषा या कोई रोग आदि स्थिति हो सकते हैं। तो उस स्थिति में भी एमसी पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ये तो थी आर्तव प्रावस्था फर्स्ट। दूसरी पढ़ लेते हैं, देखिए इसमें क्या क्या होता है। पुटकीय प्रावस्था में क्या हो रहा है, नाम से स्पष्ट फॉलिकल का परिपक्वन होगा, पुटकों का परिपक्वन होगा। तो देखिए इसको पश्च आर्तव प्रावस्था भी कह रहे हैं, क्योंकि आर्तव प्रावस्था के बाद में आती है तो इसको पश्च आर्तव प्रावस्था कह रहे हैं, पोस्ट मेस्ट्रुअल फेज।
ये इसको क्रम प्रसरण प्रावस्था भी कहते हैं, प्रोलीफेरेशन फेज। क्रम प्रसरण का मतलब है जो एंडोमेट्रियम में कट के बाहर आ गई थी नष्ट होके, वो वापस इस चरण में या इस प्रावस्था में बनने लग जाएगी। इस कारण इसको क्रम प्रसरण प्रावस्था भी कहते हैं। इसे देखो, इसे पूर्व अंडोत्सर्ग प्रावस्था भी कहते हैं। पूर्व अंडोत्सर्ग का मतलब ये अंडोत्सर्ग से पहले आती है और आर्तो प्रावस्था के बाद आती है, क्योंकि यह अंडोत्सर्ग से पहले आती है। यह प्रावस्था कितने दिनों तक रहती है? 6 से लेकर 13 दिनों तक चलती है। इस प्रावस्था के दौरान अब क्या क्या होगा देखो, एक तो होगा अंडाशय के जो प्रारंभिक पुटक है उसमें वृद्धि होती है, जिससे प्राथमिक पुटक, द्वितीयक पुटक, फिर तृतीय पुटक, फिर परिपक्व पुटक या जिसको ग्राफी पुटक भी कहते हैं उसमें विकसित हो जाता है। इसमें एफएसएच हार्मोन सहायक है, और यहाँ पर कौन सा हार्मोन है? पीयूष ग्रंथि का हार्मोन बना रही है एफएसएच, वो यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अंडाशय पुटकों के बाहर की ओर निर्मित थीका इंटरना, और ये अंडाशय की संरचना में अपन पढ़ चुके हैं कि थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना कैसे बनती है। तो जो थीका इंटरना होती है वो एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव करने लगती है, उसका स्राव होने लगता है थीका इंटरना के द्वारा। इसी प्रावस्था में क्या होता है, गर्भाशय का जो अंतःस्तर जो नष्ट होकर बाहर आ गया था वो पुनः बनने लगती है, और अंतःस्तर की फटी हुई रुधिर केशिकाएँ और ग्रंथियों की मरम्मत हो जाती है। पुनः एंडोमेट्रियम बनने लगेगी, पुनः उसमें रक्त केशिकाएँ बनने लग जाएगी और उस ग्रंथियों की मरम्मत भी हो जाएगी। ये काम होता है पुटकीय प्रावस्था के अंदर। तो 2 महत्वपूर्ण काम होते हैं, गर्भाशय के एंडोमेट्रियम का बनना और अंडाशय पुटकों का परिपक्व होना। थोड़े से 1-2 पॉइंट इसमें और देख लेते हैं। देखिए, इस प्रावस्था में होने वाले सभी परिवर्तन एस्ट्रोजन हार्मोन द्वारा कंट्रोल होते हैं। ध्यान रखिएगा, जो पुटकीय प्रावस्था होती है उस प्रावस्था को कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव इस प्रावस्था में सबसे अधिक होता है, और इसमें एफएसएच हार्मोन सहायक होता है, इसमें भी एफएसएच हार्मोन सहायक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात हमने कर ली है। देखिए, एफएसएच हार्मोन होता है वो एस्ट्रोजन स्राव को बढ़ाता है और ये इसमें सहायक है। तीसरी प्रावस्था आती है वो बोलते हैं अपन अंडोत्सर्ग प्रावस्था, और ये 14वें दिन आती है। कौन से दिन? 14 डेज के अंदर आती है। आर्तव चक्र के लगभग अंडोत्सर्ग प्रावस्था है, इसको ओलेटरी फेज बोलते हैं। अंडोत्सर्ग का मतलब है अंडाणु का अंडाशय से बाहर आना। तो आर्तव चक्र में लगभग 14वें दिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखनी है। अंडाशय में स्थित परिपक्व पुटक, जिसको ग्राफी पुटक भी कहते हैं, वो फट जाता है, और इसमें स्थित द्वितीयक अंडकोशिका, जिसे द्वितीयक अंडक भी कहते हैं या उसको अपन सेकेंडरी oocyte कहते हैं, अंडाशय से मुक्त हो जाता है। देखिए, इसको अंडाणु या अपन द्वितीय अंडक या द्वितीय अंडकोशिका भी कह देंगे। इस क्रिया को अपन अंडोत्सर्ग कहते हैं। और ये जो द्वितीय अंडकोशिका फिर कहाँ चली जाएगी? ये अंडाशय से बाहर निकलकर अंडवाहिनी में चली जाएगी फिम्बरी के द्वारा कैच करके। ये क्रिया एलएच के द्वारा नियंत्रित होते हैं, जो लुटिनाइजिंग हार्मोन आता है पीयूष ग्रंथि से, उसके द्वारा ये कंट्रोल होती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि अंडोत्सर्ग को कौन नियंत्रित करता है? तो उसको करता है एलएच हार्मोन कंट्रोल। और एलएच कौन स्रावित करता है? पीयूष ग्रंथि। तो याद रखिएगा, अंडोत्सर्ग को कंट्रोल कौन करता है? एलएच हार्मोन। जब एलएच हार्मोन का स्राव खूब ज़्यादा हो जाता है, अपने उच्च लेवल पर होता है, तो अंडोत्सर्ग हो जाता है। इस प्रावस्था में देखिए, एलएच का स्रावण अधिकतम स्तर पर होता है, सबसे ज़्यादा होता है अंडोत्सर्ग प्रावस्था में। तब इसे एलएच सर्च भी कहते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि एलएच सर्च कब होता है, या एलएच सर्च क्या है? तो एलएच सर्च का मतलब है एलएच का स्राव अधिकतम होना, यानी एक लहर की तरह बढ़ना। जैसे ये था और एकदम ये ऊपर उठ के इस तरह से चला गया, तो ये जो लहर उठी हुई है, ये जो अधिकतम इसका स्राव है, इसको अपन कहते हैं एलएच सर्च। सर्च का मतलब होता है उठा हुआ होना या लहर की तरफ ऊपर बढ़ना। तो एलएच सर्च कब होता है? ये अंडोत्सर्ग प्रावस्था में होता है। और एलएच सर्च का मतलब है एलएच हार्मोन का स्राव अधिकतम होना। यह परिपक्व पुटक को फटने के लिए प्रेरित करता है। अब इसका स्राव जितना ज़्यादा होगा, परिपक्व पुटन उतना ही आसानी से फटेगा। अब इसको फटने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट और भी होते हैं, जैसे इस प्रावस्था में जो थिक्का एक्सटर्ना होती है, एक्सटर्ना, इंटरना की बात नहीं करें, अपन एक्सटर्ना की बात करें, द्वारा एंजाइम स्रावित किए जाते हैं, जो परिपक्व पुटक की भित्ति को क्षीण बना देते हैं। क्षीण का मतलब है कमज़ोर बना देते हैं उसको, जिससे परिपक्व पुटक के फटने में आसानी हो
जाती है, परिपक्व पुटक है वो आसानी से फट जाता है। और लास्ट प्रावस्था अपन पढ़ लेते हैं, पीत पिंड प्रावस्था। देखिए पीत पिंड, पीत यानी पीला, पिंड यानी एक संरचना या बॉडी, जिसको अपन कहते हैं ल्यूटियल फेज। तो सीधी सी बात है, इसका मतलब है इसमें कार्पस ल्यूटियम बनेगा। तो अंडोत्सर्ग के बाद में क्या होता है, जो फटी हुई जो कोशिकाएं होती है, ये अपन अंडाशय की संरचना में पढ़ चुके हैं, तो वो फिर वापस पुनः जुड़कर एक ग्रंथिल संरचना बना लेती है, जिसको कार्पस ल्यूटियम कह रहे हैं। देखिए ये पश्च अंडोत्सर्ग प्रावस्था या पोस्ट ओवुलेटरी फेज भी कहते हैं, क्योंकि ये अंडोत्सर्ग के बाद में आती है। यह प्रावस्था कब तक चलती है, 15 से 28 दिन तक। अंतिम अवस्था ये, मतलब MC की क्या है, अंतिम प्रावस्था है ये। यह अंडोत्सर्ग प्रावस्था व नए आर्तव चक्र के बीच की प्रावस्था है, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। अंडोत्सर्ग प्रावस्था और नए जो आर्तव चक्र चलता है MC, उसके बीच की प्रावस्था कौन है, पीतपिंड प्रावस्था। इस प्रावस्था के दौरान अंडोत्सर्ग के कारण परिपक्व पुटक की फटी हुई कोशिकाएं, ये देखिए, पुनः बंद होकर पीले रंग की एक ग्रंथिल संरचना बना लेती है, जिसे पीत पिंड या कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट बात है, पीत पिंड, क्योंकि ये पीले रंग की एक ग्रंथिल संरचना बनती है, इस कारण इसको पीत पिंड या कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। तो कॉर्पस का मतलब होता है एक बॉडी, और ल्यूटियम का मतलब होता है ल्यूटिन या एक पीले रंग का, यानी येलो। कॉर्पस का मतलब बॉडी और ल्यूटियम का मतलब येलो। तो पीले रंग की एक बॉडी बनती है, एक पिंड बनता है, जिसको पीत पिंड या कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। ये पीले रंग का होता है, क्योंकि इसमें ल्यूटिन वर्णक भरे हुए रहते हैं। यह अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करती है। इसके द्वारा देखो फिर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव किया जाता है, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का मुख्य रूप से स्राव कौन करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम ही करेगा। एस्ट्रोजन का तो थिक्का इंटरना भी कर रही थी, और कार्पस ल्यूटियम भी करता है, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम में थिक्का इंटरना भी मौजूद होती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पर कार्पस ल्यूटियम बन चुका है और वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्राव कर रहा है। पीत पिंड यानी कार्पस ल्यूटियम बड़ी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावित करता है, जो गर्भाशय के अंतःस्तर या एंडोमेट्रियम को बनाए रखने के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसको गर्भावस्था हार्मोन भी कहते हैं, प्रोजेस्टेरोन को। ये जो एंडोमेट्रियम बन गया है वो वापस बाहर नहीं जाए, उसका कोई भी नुकसान नहीं हो, तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो ये एंडोमेट्रियम को नुकसान नहीं पहुंचने देता है, उसमें ब्लड सप्लाई को बढ़ा देता है, उसमें भोजन ग्लाइकोजन के जमाव को बढ़ा देता है, एंडोमेट्रियम को सुरक्षित रखता है। सुरक्षित क्यों रखता है, क्योंकि आगे संभावना होती है निषेचन की। तो होता क्या है, देखिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव खूब कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर निषेचन की संभावना है। अब अगर निषेचन नहीं हो तो फिर क्या होगा, ये हार्मोन देखिए, मतलब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, यह हार्मोन गर्भाशय को निश्चित अंडाणु के रोपण हेतु तैयार करते हैं। यानी जो एंडोमेट्रियम में रोपण होता है निश्चित अंडाणु का या जो भ्रूण का, उसका रोपण के लिए ये तैयार करेगा हार्मोन। यदि निषेचन नहीं हो तो कार्पस ल्यूटियम विघटित होकर एक श्वेत संरचना में परिवर्तित हो जाता है, जिसे कार्पस एल्बिकेंस कहते हैं। अगर निषेचन नहीं होता है तो फिर एंडोमेट्रियम जो बन गई उसका क्या काम, तो उसका कोई काम नहीं रहा, तो कार्पस ल्यूटियम तो विघटित हो जाएगा कार्पस एल्बिकेंस में। और कार्पस एल्बिकेंस बनते ही क्या होगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव एकदम से कम हो जाता है, और कम होने पर क्या होगा, जो विकसित गर्भाशय का जो अंतःस्तर एंडोमेट्रियम है वो हाशित होने लगती है, मतलब हाशित का मतलब है नष्ट होने लगती है, और फलस्वरूप अगला आर्तव चक्र शुरू हो जाता है। तो अगर निषेचन नहीं होता है तो कार्पस ल्यूटियम कार्पस एल्बिकेंस से बदल रहा है, और जो एंडोमेट्रियम बन गई थी वापस वो नेक्स्ट साइकिल में फिर से हटने लगेगी। तो ये 28 दिन का एक चक्कर है, जिसको 4 अवस्था में बांट रहे हैं। अब इसमें कुछ अपन आरेखीय निरूपण देखते हैं। देखिए क्या होता है अपने, तो अपने इसको एक 28, जैसे ये अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इसको हमने 28 दिन के अंदर बांट रखा है कि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है 28 दिन तक। तो 1 से 5 तक तो होती है आर्तव प्रावस्था, 6 से लेकर 13 तक आती है पुटकीय प्रावस्था, 14 दिन आती है अंडोत्सर्ग, और इसके बाद में आती है पीतपिंड प्रावस्था। तो चारों प्रावस्थाएं हमने इसमें लिख दी है। अब इसमें होता क्या है कि तो MC के दौरान गर्भाशय में भी परिवर्तन होता है, अंडाशय के अंदर भी परिवर्तन होता है, और कई तरह के हार्मोन्स भी बनते हैं। देखिए होता क्या है, पहले ये देखते हैं अपन।
गर्भाशय में क्या क्या परिवर्तन, तो गर्भाशय में देखो जो पहले एंडोमेट्रियम बन गई थी, वो एंडोमेट्रियम यहाँ का जो स्ट्रेटम फंक्शनलिस है वो धीरे धीरे यहाँ से हट रहा है। और इस आर्तोप्रावस्था में क्या हो रहा है, रक्तस्राव हो रहा है, तो ये जो स्तर बन गया था वो धीरे धीरे कम होता 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 यानी कटकर नष्ट हो रहा है। तो यहाँ तक बिल्कुल रक्तस्राव के साथ ये पूरा बाहर चला जाएगा। फिर 6वें दिन से वापस ये एंडोमेट्रियम धीरे धीरे बनना शुरू हुई, और ये बनती गई बनती गई बनती गई, और ये पीतपिंड अवस्था तक बनती गई, कार्पस लूटियम तक बनती गई, पूरी तरह से ये बनकर तैयार हो जाती है। देखो ये कर्व है, ये बता रहा है कि ये यहाँ तक पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई। अब अगर निषेचन नहीं होता है तो वापस एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन कम हो गया और एंडोमेट्रियम वापस धीरे धीरे ये हटने लग जाएगी और नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। तो ये होता है कि एंडोमेट्रियम जो बनी हुई थी, अगर निषेचन नहीं होता है तो फिर से ये धीरे धीरे फिर वहाँ से नष्ट होना शुरू हो जाती है। तो ये तो गर्भाशय के अंदर चेंज आता है। अंडाशय के अंदर क्या चेंज आते हैं, देखिए अंडाशय के अंदर चेंज ये आता है कि जो प्रारंभिक पुटक होता है वो प्राथमिक पुटक, फिर द्वितीय पुटक, फिर तृतीय पुटक, फिर परिपक्व पुटक और अंडोसर्ग। तो परिपक्व पुटक का तो काम होता है 13 दिन, 6 से लेकर 13 दिन तक, और अंडोसर्ग होता है फिर 14वें दिन। हमने ये बीच में लाइन लगाई है, एक 14वें दिन की हमने बना रखी है। तो यहाँ पर 14वें दिन ये अंडोसर्ग हो गया। फिर 14वें दिन के बाद 15 कुछ दिनों बाद में कार्पस ल्यूटियम बन गया, और कार्पस ल्यूटियम अगर निषेचन नहीं होगा तो कार्पस ल्यूटियम किस में बदल गया, कार्पस एल्बिगेंस में बदल गया, और यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का स्राव कम हो गया और एंडोमेट्रियम वापस हटने लगी। इसके साथ यहाँ पर हार्मोन्स में क्या प्रभाव पड़ता है, एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावित होता है थिक्का इंटरना के द्वारा। ये धीरे धीरे ये स्राव बढ़ता है और बढ़ता 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 ये अंडोसर्ग परिपक्व यानी अंडाशय पुटकों को परिपक्व करता है, तो धीरे धीरे इसका स्राव बढ़ रहा है, और इसका स्राव है वो अंडोसर्ग में जाते जाते बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और फिर जैसे ही अंडोसर्ग होता है फिर से इसका स्राव कम होकर फिर कार्पस लूटियम बनता है, तो फिर इसका एक बार स्राव बढ़ जाता है क्योंकि कार्पस लूटियम भी एस्ट्रोजन का स्राव कर रहा है। जब कार्पस लूटियम वापस एल्बिगेंस में बदल जाता है तो इसका स्राव वापस कम होने लग जाता है क्योंकि इसका स्राव कम कर देगा कार्पस लूटियम। इसी तरह से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है एक बिल्कुल एक लेवल पर धीरे धीरे ये बन रहा है। फिर ये जैसे ही कार्पस लूटियम बनेगा तो ये एकदम से इसका स्राव है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो क्योंकि कार्पस लूटियम प्रोजेस्टेरोन का स्राव करता है। तो ये देखिए ये कर्व ये बताता है कि कार्पस लूटियम का स्राव कब बढ़ा है, ज़्यादा कब हुआ है कि जब कार्पस लूटियम बन रहा है तब इसका स्राव ज़्यादा बढ़ा है, और फिर कार्पस लूटियम जब एल्बिगेंस में बदल जाता है इसका स्राव वापस कम होने लग जाता है। तो ये स्थिति आती है। इसी तरह से पीयूष ग्रंथि के हार्मोन्स पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो पीयूष ग्रंथि के हार्मोन्स बनते हैं एफएसएच ये बन रहा है। तो एफएसएच जब पीयूष ग्रंथि से एफएसएच का स्राव होता है, तो ये पीयूष ग्रंथि से एफएसएच का स्राव हो रहा है, तो एफएसएच क्या कर रहा है, इन अंडाशय जो पुटक होते हैं इनको परिपक्व कर रहा है। तो एफएसएच का स्राव पहले उच्च लेवल पर होता है, फिर धीरे धीरे कम होता होता फिर अंडोसर्ग में एक बार थोड़ा बढ़ता है और फिर वापस कम होकर फिर नेक्स्ट साइकिल के लिए वापस बढ़ने लगता है। एफएसएच का स्राव ये पीयूष ग्रंथि द्वारा बनते हैं। और इसी तरह एलएच बनता है, एलएच धीरे धीरे है वो इसका लेवल बढ़ता है और 14वें दिन यानी अंडोसर्ग के समय इसका लेवल काफ़ी उच्च हो जाता है, और फिर ये वापस धीरे धीरे इसका काम ख़त्म और ये वापस अपने निचले लेवल पर चला जाता है। तो इस तरह से ये बहुत सारे परिवर्तन होते हैं आर्तव चक्र में, उनको हमने बनाया, तो आप इसको समझिए और लिख सकते हैं आप।